बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 5 दिसंबर है। ये तस्वीर आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है जी, ये है खबर मानिका साहब इमरान खान साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं, बड़ी इज्जत दे रहे हैं उनको। और इनके पीछे एक शख्स है ओन चौधरी, जिसकी टोटल औकात खान साहब की पार्टी में ये थी कि वो सिर्फ उनकी डायरी पकड़ता था, ये बताता था गाड़ी साफ है जी आ जाए। एक मुंशी होता है ना, मुंशी की भी ज्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि वो आपके सारी जायदादों शायदादों का हिसाब रखता है। तो ओन चौधरी जो था ना, उसकी औकात सिर्फ ये थी कि उसने डायरी पकड़ के रखनी होती थी और ये बताना होता था कि जी अब आपने यहाँ जाना है, मुर्शद अब आपने यहाँ जाना है, आपकी गाड़ी तैयार है, गाड़ी पर कपड़ा मार दिया गया है और बस आज आपने इन इन लोगों से मिलना है। ये ओन चौधरी की टोटल औकात थी, जो इस टाइम इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सेकंड या थर्ड नंबर के बड़े सियासतदान हैं और लीडर बन चुके हैं। इसी तरह खबर मानिका साहब हैं, जो कि खान साहब के जो है वो कभी इस्तकबाल किया करते थे, ये तस्वीर है। और पाकिस्तान के निज़ाम की भी जी क्या ही बात है। फिर कहते हैं कि जी हमारी जो नौजवान नस्ल है वो गुमराह हो चुकी है। पाकिस्तान की 65% नौजवान नस्ल है वो गुमराह हो चुकी है। दानिश्वर जो हैं हमारी इस नस्ल को पटरी के ऊपर लेकर आएँ और इन्हें बताएं कि ये प्रोपेगेंडा है जो सोशल मीडिया के ऊपर किया जा रहा है। अब आप देखें कि ठीक 1 माह पहले खबर मानिका को बिठाकर शाहजेब खानजादा के साथ एक लंबा इंटरव्यू किया गया, जिसमें उन्होंने पूरी एक रोदात सुनाई कि जी मुझे तो पता ही नहीं था कि जो है इमरान खान जो है उनका बुशरा बीबी के साथ क्या अफेयर चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये तो मुझे अचानक से एक दिन जो है फराह कुकी की कॉल आती है और उसके बाद जो है मुझे पता चलता है कि वो तो मुझसे तलाक लेना चाहती हैं। हालाँकि वो तो अपनी माँ के घर गई हुई थी, हमारे सारे मामला ठीक थे और वो जैसे मामूल के तौर के ऊपर जाती हैं, बंदा 2-3 माह बाद अपनी माँ के घर उनसे मिलने जाता है, तो वो इस तरह गई हुई थी और बड़े हम लोग ठीक-ठाक थे। ये तो फराह कुकी मुझे बता रही थी फ़ोन करके कि जी आप अब बुशरा बीबी को तलाक दे दें। ये ठीक 1 माह पहले का इंटरव्यू और क्या-क्या उन्होंने कहा वो भी आपके सामने रखेंगे। और अब आज खबर मानिका के जो 35 से 40 साल पुराना घरेलू मुलाजिम है, जिसने उनके बाकायदा उस मुलाजिम के बकौल के उनके बच्चों को भी पाला, यानी कि बुशरा बीबी और खबर मानिका के बच्चों को पाल कर बड़ा किया है, जो शादीशुदा हो चुके हैं, जिनके आगे बच्चे हैं। अब वो आज जो है उन्होंने अपना बयान कलमबंद करवाया है और इतना नीच और गिरा हुआ बयान जो है वो कलमबंद करवाया गया है कि आप लोग सोच नहीं सकते। उन्होंने क्या बयान दिया है, जब हम ये सारी तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे तो आपके सामने सब कुछ खुलकर आ जाएगा कि इसमें सच्चा कौन है और झूठा कौन है और निज़ाम किस हद तक गिर चुका है और किस तरह की भौंकियाँ मार रहा है। जब इंसान हार जाए ना, तो जी उस हार को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत बड़ा दिल और गुर्दा चाहिए होता है। लेकिन जो फिर एक्सेप्ट नहीं करते ना लोग और उस हार को जो है डिफेंड करते हैं कि नहीं मैं ही जीता हूँ, तुमने बेईमानी की है, तो फिर इस तरह की हरकतें की जाती हैं जैसे अब की जा रही हैं इमरान खान के खिलाफ। और हर उस नीच हरकत की तरफ जाया जा रहा है, हर उस हद को क्रॉस किया जा रहा है कि जिसका किसी शऊर इंसान सोच भी नहीं सकता, तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अब जो बयान रिकॉर्ड करवाया गया है वो भी आपके सामने रखेंगे और कुछ अहम अपडेट्स हैं पाकिस्तान की आज की सूरत हाल की। इलेक्शन कमीशन ने फंड जो है वो मांगे थे वजारत खजाना से, वो फंड जारी कर दिए गए हैं। इलेक्शन के हवाले से भी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। 3.25 लाख सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो चाहिए जी। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए एक तो 24 अरब रुपए जो है ये अभी तक मिले हैं और अभी आगे इससे जो है पैसे इनको चाहिए होंगे। तो अगर इन सारे खर्चों को मिलाया जाए तो तकरीबन 50 से 60 अरब रुपए जो है पाकिस्तान के इलेक्शन पर हर 5 साल बाद लगते हैं। और ईवीएम मशीन क्यों नहीं बनाई गई पाकिस्तान में, क्या मकासद थे उसको ना बनाने में। पूरी दुनिया में इलेक्शन जो है ईवीएम मशीन के ऊपर होते हैं, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान में क्यों नहीं होते हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। तो सबसे पहले जी आ जाते हैं कि खबर मानिका साहब ने जो है उनके मुलाजिम ने बयान रिकॉर्ड करवाया है। और खबर मानिका साहब जो है 1 माह पहले अपने एक शो में बैठकर शाहजेब खानज़ादा के शो में बैठकर ये कह रहे थे कि जी मुझे तो पता ही तब चला जब मुझे फराह गोगी ने कॉल करके कहा कि जी बुशरा बीबी जो हैं आप उनको तलाक दे दें, वो अब आपके साथ नहीं रहना चाहती। मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैं बुशरा के घर गया, वो अपनी वालदा के साथ रह रही थी कुछ दिनों से, हमारे मामला ठीक थे। मुझे इससे पहले पता ही नहीं था। जब मुझे फराह गोगी की कॉल आई, मैंने उनसे वहाँ जाकर पूछा कि क्या मसला है मुझे बताओ, तो उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की और मैं घर आ गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नाराज़ होंगी इस वजह से जो है कोई ऐसी बात हुई है तो ये खुद ही जो है रिलैक्स हो जाएँगी, आखिर हम शादीशुदा हैं, हमारे बड़े-बड़े बच्चे हैं, तो ये कैसे हो सकता है। लेकिन जब मैं घर आ गया तो फिर कुछ दिन बाद अभी गुज़रे थे कि फराह कुकी की दोबारा कॉल आ गई कि जी आप उन्हें तलाक दे दें, वो आपसे तलाक लेना चाहती हैं। तो मैंने फराह कुकी का फ़ोन जो है वो काट दिया
और फिर मैं जब दोबारा उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि जी आप मुझे डाइवोर्स दे दें, और उसके बाद मैं नहीं गया और मैंने डाइवोर्स पेपर जो है साइन करके उनके पास भेज दिए। इससे पहले ख़ावर मानिका को कुछ नहीं पता था कि जी क्या चल रहा है हमारे घर में और क्या नहीं चल रहा। अब आ जाते हैं जी, जो आज बयान दिया गया है उनके घरेलू मुलाजिम लतीफ़ की तरफ से, जो कि उनका 35-40 साल पुराना मुलाजिम है जिसने उनके बच्चों को पाला है। और वो कहता है कि जी इमरान खान का जो सिलसिला शुरू हुआ 2015 में शुरू हुआ आने जाने का बुशरा बीबी के घर, क्योंकि ख़ावर मानिका साहब के जो घर हैं एक इस्लामाबाद में, एक लाहौर में और एक बनी गाला में है। 2015 में कुछ मुलाकातें हुई, फिर 2016 और 17 में ये मुलाकातें जो हैं बढ़ गईं। इमरान खान साहब आते थे और उनके कमरे में जाकर बैठ जाते थे, और ख़ावर मानिका साहब जो थे मुझे कहते थे, यानी कि वो बाहर ही बैठे थे और मुझे कहते थे कि जाओ तुम देख कर आओ कि कमरे में क्या हो रहा है। मैं जाता था तो वहाँ जो थे वहाँ कुछ हालात ठीक नहीं होते थे, फिर मुझे जो है डाँट कर वापस भेज दिया जाता था। तो इससे आगे उन्होंने ऐसी-ऐसी बातें की हैं जो मैं आपको नहीं बता सकता। तो निज़ाम अपनी पसपाई की हर आखिरी हद को छू रहा है जी, इतना नीचे गिर चुका कि आप लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं, जो बयान आज दिलवाया गया है। और उस बंदे को जैसे लाया गया ब्लैक करोला में, उसके मुँह के ऊपर जो है वो कपड़ा डाला हुआ था, यानी कि उसने अपने मुँह को छुपाया हुआ था, और फिर वो फौरी बयान देकर जो है वो चले गया। तो ख़ावर मानिका साहब को ये पता ही नहीं था, और उस बंदे के बयान के बकौल ख़ावर मानिका साहब जो है वो कस्टम में मुलाज़मत करते थे, ये इनको पता ही नहीं होता था। घर जो है वो आते-जाते ही जो है कम-कम आते-जाते होते थे, तो इनके पीछे ये सारा सिलसिला शुरू था। और ख़ावर मानिका साहब के बकौल कि जी मुझे पता चला जब फ़राह गोगी ने मुझे फ़ोन करके बताया, और 35 साला पुराना मुलाज़िम ये बयान देता है आज कि जी ख़ावर मानिका साहब मुझे कहते थे जाओ देखो कमरे में क्या हो रहा है और मुझे आकर बताओ, तो ये उसने बयान कलमबंद करवाया है। ये जी इस टाइम की सूरत-ए-हाल, अब आपने खुद अंदाज़ा लगाना है कि कौन कितना सच्चा है और कौन जो है वो किसके कहने के ऊपर और कितना प्रेशराइज़ है कि वो इस हद तक जो है वो गिर चुका है। अब पता नहीं किस तरह जो है ये उनको किया जा रहा है कि वो इस तरह के जो हैं बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं जिनका उनके पास कोई सबूत नहीं है। तो ये जी बाकायदा ख़ैर आज बयान कलमबंद हो गया है और 8 दिसंबर को दोबारा इसके ऊपर समाअत होगी। अब आ जाते हैं जी इलेक्शन कमीशन के हवाले से। वज़ारत-ए-ख़ज़ाना ने 17 अरब 40 करोड़ के फंड जारी कर दिए हैं। पहले 10 अरब के किए थे, जो कि अब तकरीबन मिला के उनके पास 24 अरब रुपए के फंड हो चुके हैं। इसके साथ इलेक्शन कमीशन ने वज़ारत-ए-दाख़िला को पौने 3 लाख 2,75,70,000 के करीब जो है वो नफ़री माँग ली है कि जी हमें रेंजर्स और जो है सिक्योरिटी फ़ोर्सेस दी जाएँ ताकि हम साफ़ और शफ़ाफ़ इलेक्शन करवा सकें। क्योंकि ईवीएम मशीन तो हमने बनानी नहीं है, और अगर ईवीएम बन जाएगी तो ये जो फिर जो है बीच में शेयरिंग की जाती है और ये जो है अपनी मर्ज़ी का एक निज़ाम लाया जाता है, और जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाती है, ये कैसे होगी? क्योंकि ईवीएम मशीन आ जाएगी तो सब कुछ जो है पता लग जाएगा जी किसको कितने वोट पड़े हैं, और वोटों में धांधली नहीं हो सकेगी, और जो लोग बेचारे पता नहीं कब से जो है अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, उनके नाम के वोट नहीं डल सकेंगे। तो ये सारा मामला जो कि एक बड़ा पुराना निज़ाम चलता आ रहा है, ये कैसे चलेगा? अपनी ताकत ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए ना तो ईवीएम आएगी, इसी तरह जो है अरबों रुपया बहाया जाएगा हर 5 साल बाद। तो ये जी उन्होंने कहा कि जी चले फिर हमें इतने बंदे चाहिए सिक्योरिटी फ़ोर्सेस के, ताकि हम साफ़ और शफ़ाफ़ इलेक्शन करवा सकें। इलेक्शन कमीशन ने जी इमरान खान की नाअहली केस के हवाले से भी आज समाअत की, जिसमें 5 रुकनी बेंच था जिसकी सरबराही सिकंदर सुल्तान राजा साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर कर रहे थे। इमरान खान के वकील शोएब शाहीन साहब और उनके साथ जो उनके दूसरे वकील हैं वो पेश हुए हैं। उन्होंने कहा कि जी हमने इंटर पार्टी इलेक्शन की तमाम तर तफसीलात और रिकॉर्ड जो है वो इलेक्शन कमीशन को जमा करवा दिया, तो अब ये केस खत्म हो चुका है। क्योंकि केस बनाया ही इसलिए गया था कि हमने इंटर पार्टी इलेक्शन सही नहीं करवाया, तो इमरान खान को ओहदे से हटाया जाए। तो इमरान खान खुद ही ओहदे से साइड के ऊपर हो गए, हमने दोबारा इंटर पार्टी इलेक्शन करवाए हैं, और बैरिस्टर गौहर अली खान साहब हमारे नए चेयरमैन हैं, तो अब ये केस खत्म हो चुका है, तो इसको साइड पे कर दिया जाए। तो अब उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया है, जबकि अकबर एस बाबर जो हैं उन्होंने इस सारे इंटर पार्टी इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिया है। तो ये जी बहरहाल आज फैसला महफूज किया गया है। अब फैसला महफूज करें या ना करें, इमरान खान साहब ने तो इंटर पार्टी इलेक्शन करवा दी, अब इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाज़ नहीं बचा है इमरान खान की पार्टी को इलेक्शन से साइड पे करने का और बल्ले का निशान छीनने का। तो देखते हैं अब क्या फैसला सुनाते हैं। साइफर केस के हवाले से जी जो कुछ सहाफ़ी बाहर आए हैं, उन्होंने जो कुछ अभी तक मालूमात दी हैं, इमरान खान साहब ने कहा कि जी साइफर लगाई हुई है इन लोगों ने, लेकिन अभी तक इन्होंने ये नहीं बताया कि साइफर है कहाँ, और वो पैराग्राफ और इसका मतन जिसको इन्होंने बड़ा बनाया कि जी ये इन्होंने शेयर किया और ये हुआ, लेकिन वो केस में कहीं भी उस चीज़ का ज़िक्र नहीं है, और ये किस तरह का एक बेबुनियाद केस जो है ये लेकर चल रहे हैं, और ना उसका कोई सर है ना कोई पाँव है, और कह रहे हैं कि जी ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है ना, इसकी खिलाफ वर्जी की है। अब आप मुझे बताएं कि आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं
और कहा जाता है कि जी हमारे ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब हो गए हैं किसी दूसरे मुल्क के साथ, वो कोई भी और मुल्क हो। अब कोई मुल्क हमें जो है वो धमकी देता है या हमारे मुल्क में कहता है कि जी आप इस मुल्क के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को हटा दो, और वो साइफ़र भेजता है हमारे मुल्क में, और वो जो प्राइम मिनिस्टर है जिसको आइन इजाज़त देता है कि वो साइफ़र को डिक्लासिफ़ाई भी कर सकता है, साइफ़र को पढ़ भी सकता है। तो वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो उस मुल्क के साथ ताल्लुकात नहीं ख़राब करेगा। हाँ, दूसरा मुल्क हमें धमकियाँ देता रहे, वो हमारे साथ जिस तरह का मर्ज़ी सलूक करे, हमें गालियाँ दे, हमें धमकियाँ दे, लेकिन हमने उस मुल्क के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं करने हैं, क्योंकि ऑफ़िशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हो जाएगी। तो कैसा निज़ाम है जी इस मुल्क का, और किस तरह के कानून बनाए गए हैं इस मुल्क में जिनके ऊपर इस मुल्क के पूरे निज़ाम को चलाया जा रहा है। बस अल्लाह ही है जो इस मुल्क की खैर फरमाए, वरना कसर तो खैर कोई नहीं छोड़ी जा रही। तब तक के लिए इतना, अपना और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।